नमस्कार। पर्वत निर्माण के क्रम में आज हम लोग जानेंगे होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेंशन करंट थ्योरी ऑफ होम्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा कोबर, जेफरीज, डेली के सिद्धांत को, और आज हम लोग आर्थर होम्स के सिद्धांत को देख रहे हैं। तो आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत संवहन तरंग का प्रतिपादन 1928 से 29 में भूपटल पर आकृतियों की उत्पत्ति को सुलझाने के लिए किया। होम्स ने पृथ्वी के ऊपरी मंडल को क्रस्ट कहा, जो कि सियाल का बना था, और निचले मंडल को इन्होंने अधः स्तर कहा, जिसकी रचना सीमा से हुई है। महासागरों के नीचे सियाल का अभाव था, यानी महासागरों के नीचे सीमा था। अब ऐसे हम लोग इसको समझेंगे, जैसे ये है, तो ये जो है यहाँ पर क्रस्ट था और यहाँ पर सबस्ट्रेटम यानी अधः स्तर था। तो ये जो है यहाँ महाद्वीप था और यहाँ पर महासागर। ये महाद्वीप मतलब सियाल का बना हुआ था, जो कि हल्का पदार्थ का था, और जो महासागर जो था ये सीमा यानी भारी पदार्थ का बना हुआ था। तो आगे इन्होंने कहा कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो संक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। तो इन्होंने माना कि ये जो महाद्वीप था, यहाँ पर संवहनीय तरंगे अधिक उत्पन्न होती है और महासागरों में संवहनीय तरंगे कम उत्पन्न होती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है संवहनीय तरंगे दो प्रकार से कार्य करती हैं। ये कहते हैं कि नीचे से ये संवहनीय तरंगे ये ऊपर जाती हैं और ये फिर दो दिशाओं में यहाँ पर फैल जाती हैं ऊपर जा कर के, और जब जैसे ही फैलती हैं यहाँ पर अपसरण होता है, यानी यहाँ पर फैलाव होता है और यहाँ पर सागर का निर्माण होता है, मतलब स्थल भाग का खुलना और सागर का निर्माण। तो ये आरोही तरंगों की वजह से होता है इस तरह से। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर दो स्थानों से संवहनीय तरंगे आती हैं और जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर अभिसरण होता है, मतलब मिलती हैं तो अभिसरण होता है और फिर उसके बाद से अवतलन होता है, यानी धसाव होता है। तो यहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे बलन होने के बाद से यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये इनका सिद्धांत है। अब आगे हम लोग देखते हैं। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो संक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। इनका मानना है कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में रेडियो संक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में, यानी जहाँ पर महाद्वीप होते हैं, पर तापमान अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। लेकिन उन्होंने आगे बताया कि अधः स्तर में रेडियो संक्रिय पदार्थ कम होते हैं, मतलब निचला जो इन्होंने मंडल बताया उसमें इन्होंने बताया कि रेडियो संक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु उसमें उत्पन्न ताप का संचयन होता रहता है, जिससे तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पृथ्वी के गर्भ से संवहनीय तरंगे उत्पन्न होकर के ऊपर की ओर चलने लगती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनकी दो स्थितियां होती हैं। जिस स्थान पर दो संवहनीय तरंगे अलग होकर के एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित तो होती है, वहां पर फैलाव अपसरण होने से तनाव की शक्ति पैदा हो जाती है, जिस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर के विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था आरोही तरंगों में, इस तरह से महाद्वीपों में प्रवाह होता है। जैसे ये है इनका मॉडल है। तो इन्होंने इसमें बताया कि
स्थल का खुलना और सागर का निर्माण। ये जो है तरंगे नीचे से प्रवाहित होती हैं, ये ऊपर जाकर के दो दिशाओं में फैल जाती हैं। ये एक इधर, ये एरो इधर लगा हुआ है और ये इधर फैल जाती हैं। फिर बीच वाला भाग ये जो है यहाँ पर अपसरण होता है, फैलाव होता है, जिससे यहाँ पर सागर का निर्माण होता है। यानी ये स्थल का खुलना और सागर का निर्माण इन्होंने बताया। और अवरोहित तरंगों में इन्होंने बताया कि ये दो स्थानों से तरंगे आती हैं और ये यहाँ पर मिलती हैं, जिससे अभिसरण होता है। मतलब मिलती हैं तो अभिसरण होता है और फिर ये नीचे जो एरो लगा है ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाती हैं और यहाँ पर उसके बाद से अवतलन धसाव होता है, जिससे यहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति धीरे धीरे बलन यानी एक्चुअली पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। यानी स्थल भागों का बंद होना और पर्वत का निर्माण होता है। जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगे पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुँच करके मुड़ करके क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर के एक दूसरे से मिलती हैं, तो अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे यह होता है कि धरातल में अवतलन होने से भूसन्नति का निर्माण होता है। संवहनीय तरंगे दो तरह की होती है, उठते स्तंभ की तरंगे और गिरते स्तंभ की तरंगे। ये जो है उठते स्तंभ की तरंगे हैं क्योंकि इसमें एरो ऊपर लगा हुआ है। ये गिरते स्तंभ की तरंगे हैं क्योंकि इसमें एरो जो है नीचे लगा हुआ है। इससे ये नीचे तरफ तरंगे आ रही हैं और इसमें तरंगे ऊपर जा रही हैं। महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली संवहनीय तरंगें अधिक वेगवती होती हैं। इनका कारण यह है कि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो संक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है, लेकिन ये उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवहन तरंगे जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर के नीचे मुड़ती हैं तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है। मतलब जब जो हम लोगों ने दूसरा मॉडल देखा उसमें जिसमें आरोही तरंगे हैं तथा भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति की स्थिति गिरते स्तंभ के ऊपर या आरोहित तरंगों के ऊपर होती है। आरोहित तरंगे महाद्वीपों तथा महासागरों की तली के नीचे कुछ भागों को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर इन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती हैं। इस तरह से महाद्वीपीय परत पतली होने लगती है। लगातार संपीड़न तथा तलछटी निक्षेप के कारण भूसन्नति में क्रमशः निरंतर धसाव होता रहता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है तथा इसी के दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति तथा उनका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनीय तरंगों की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने 3 अवस्था भी बताया है। प्रथम अवस्था में इस अवस्था का समय लंबा होता है, जिसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगे मिलकर के जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। इस अवस्था में तरंगे क्रमशः वेगवती होती है। भूसन्नति में तलछटी जमाव होता रहता है तथा भूसन्नति की तली निरंतर धंसती जाती है। जब पदार्थ का अधिक गहराई तक अवतलन होता है तो ऊपर से दबाव एवं पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है तथा पुनः धसाव होता है। इस तरह से कुछ ताप रूपांतरण के समय खर्च हो जाता है, जिससे ताप का संचयन नहीं हो पाता है। इसका समय जो है लंबा होता है। तो इसमें होता क्या है कि 2 केंद्रों से उठने वाली जो संवहनीय तरंगे हैं, जो ठंडी और गर्म पदार्थ संवहनीय तरंगों को तीव्र बना देती है। जो गर्म और जो ठंडा पदार्थ है संवहनीय तरंगों को ये तीव्र बना देती है, जिससे भूसन्नति का निर्माण होता है। ये जो एरो लगा हुआ है नीचे, ये गिरते स्तंभ की तरंगे हैं और ये जो है ये उठते स्तंभ की तरंगे हैं। तो ये अधिक ठंडा और अधिक गर्म, ये 2 तरह के पदार्थ जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको बहुत ही तीव्र बना देते हैं और जिससे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भूसन्नति का यहाँ पर निर्माण होता है।
द्वितीय अवस्था, संवहनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अवस्था कम समय की रहती है। इस अवस्था में तरंगों का सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। महाद्वीपों तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर के नीचे मुड़ती हैं, जिससे भूसन्नति मलबा पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है, जिससे भूसन्नति का मलबा भींच करके बल्लित हो जाता है तथा पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये द्वितीय अवस्था में जो गति इसकी काफ़ी तेज होती है, लेकिन ये अवस्था कम समय के लिए होता है। यहाँ पर तरंगे तीव्र होती है क्योंकि ये गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का धसाव होता है और उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना होता है, जिससे इसकी गति अत्यधिक तेज हो जाती है, लेकिन ये कम समय के लिए होता है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में संवहनीय तरंगों का क्रम क्रमशः क्षीण होने लगता है। इसका प्रमुख कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना है। धीरे धीरे समस्त उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण से संवहनीय तरंगों का समापन हो जाता है, उनकी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके कई परिणाम होते हैं। ये तृतीय अवस्था है जिसमें गति का ह्रास होता है। तो तृतीय अवस्था में संवहनीय तरंगें जो होती हैं वो क्षीण होने लगती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है गिरते स्तंभ में। ये गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत और उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना होता है, जिससे समस्त उठता स्तंभ जो है ये शीतल हो जाता है, जिससे संवहनीय तरंगें समाप्त हो जाती हैं और इनकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर इसके इन्होंने कुछ और वो बताया है। ये देखिए, ये है पहला है, इसमें निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तथा पर्वतों में उत्थान होने लगता है। दूसरा इन्होंने कहा कि दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो कि नीचे दब गए थे ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है। अब आलोचना, उठते तथा गिरते स्तंभ भ्रम पैदा करता है। और आगे इन्होंने कहा कि क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी संदेह पैदा करता है। ये इनकी आलोचना है, जिस पर ये उठते और गिरते स्तंभ भ्रम पैदा करता है, विद्वानों का मानना है। और दूसरा है क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी संदेह पैदा करता है। संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता तथा रेडियो संक्रिय पदार्थों पर आधारित है, जिसकी जानकारी बहुत कम है। संवहनीय तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ क्षेत्रों पर ही होता है। यदि आवश्यक दशाएं हैं तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। पांचवा, रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धसाव भ्रम लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।